नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे गंभीर और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीके से जुड़ा है। हम सोर्स मटेरियल के आधार पर भारत में इंटरनेट रेगुलेशंस, प्रेस की आज़ादी और डिजिटल राइट्स में आ रहे नए बदलावों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नए नियम आज के इंडिपेंडेंट न्यूज़ क्रिएटर्स को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफ़र में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग के डेटा से, फिर समझेंगे सरकार और मीडिया के रिश्तों के 4 चरण। उसके बाद हम देखेंगे कि नए आईटी नियमों का क्या असर हो रहा है, डेटा प्राइवेसी क्यों अहम है, और आखिर में जानेंगे कि एक नागरिक के तौर पर इन नियमों पर अपना फीडबैक कैसे दिया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे इंटरनेशनल डेटा की जिसने दुनिया भर में कई लोगों का ध्यान खींचा है, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग्स। चलिए इस डेटा को थोड़ा करीब से देखते हैं। सोर्स के अनुसार 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि भारत खिसक कर 157वें स्थान पर आ गया है। अगर हम इसे निष्पक्ष नजरिए से देखें तो ये डेटा दिखाता है कि मीडिया की आज़ादी के मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान और यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी नीचे है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमी और पत्रकारों के सामने आ रही मुश्किलें इसके पीछे के मुख्य कारण हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24,000। सोर्स के मुताबिक दिसंबर 2025 तक भारत में ब्लॉक किए गए ऑनलाइन कंटेंट पीसेस की संख्या इस भारी आंकड़े तक पहुंच गई है। इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखें तो साल 2023 में ये संख्या सिर्फ 6,000 थी। यानी महज कुछ ही सालों में इंटरनेट सेंसरशिप में सीधा 4 गुना का उछाल आया है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि आखिर सरकार के ये टेक डाउन ऑर्डर्स सबसे ज्यादा कहाँ फोकस कर रहे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 60% ऑर्डर्स अकेले एक्स या जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे उस पर आए हैं। इसके बाद 25% की मार मेटा के प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पड़ी है और 5% यूट्यूब पर। लेकिन ये सब अचानक एक रात में नहीं हुआ। सोर्स मटेरियल इस पूरे बदलाव को ऐतिहासिक नजरिए से कैसे देखता है, आइए समझते हैं। सोर्स ने सरकार और ऑनलाइन मीडिया के रिश्ते को 4 साफ चरणों में बांटा है। पहला था 2011 से 2014 का दौर, जब इंटरनेट पर भ्रष्टाचार विरोधी लहर और एक नई उम्मीद थी। फिर आया 2015 से 2020 का स्वर्णकाल, जहां सरकार को ऑनलाइन निर्विवाद समर्थन मिला। लेकिन 2021 से 2025 आते आते कुछ दरारें दिखने लगी और नीतियों पर सवाल उठने लगे। और अब 2025-2026 के इस चौथे चरण में जहां स्वतंत्र क्रिएटर्स के सवाल बढ़ रहे हैं, वहीं इसके जवाब में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिशें भी तेज होती दिख रही हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, वो कानूनी बदलाव जो आजकल डिजिटल राइट्स एडवोकेट्स की चिंता का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। इस बदलाव को ध्यान से समझिएगा। श्रेया सिंगल केस के बाद सेट किए गए पुराने नियमों के तहत किसी भी कंटेंट को हटाने के लिए प्रॉपर जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक निगरानी और लिखित आदेश की जरूरत होती थी, और प्लेटफॉर्म्स के पास इसके लिए 36 घंटे का समय होता था। लेकिन नए प्रस्तावित स्टैंडर्ड्स के तहत ये पूरी पावर सीधे सरकार की एडवाइजरी के पास चली गई है, जिसे मानना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात, अब कंप्लायंस के लिए 36 घंटे नहीं, सिर्फ 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसी बीच एंट्री होती है सहयोग पोर्टल की। ऑफिशियली इसे अक्टूबर 2024 में साइबर क्राइम से लड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन डिजिटल राइट्स एडवोकेट्स का तर्क है कि अब इसका इस्तेमाल बदल गया है। सोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस पोर्टल का कथित इस्तेमाल अब बिना किसी पब्लिक क्लैरिफिकेशन या जवाबदेही के सोशल मीडिया से कंटेंट और अकाउंट्स को तेजी से हटाने के लिए किया जा रहा है। तो इसका आखिरी नतीजा क्या निकल रहा है? डिजिटल राइट्स की भाषा में इसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी लोगों के अंदर अपनी बात कहने का डर। अब अपने बेडरूम से बैठकर एक सिंपल सा एक्सप्लेनर बनाने वाले क्रिएटर को भी सरकार बड़े न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की तरह ट्रीट कर रही है। मतलब उन्हें भी जटिल कागजी कार्रवाई करनी होगी। थोड़ा सा भी व्यंग या मिमिक्री करने पर अकाउंट सीधे डिलीट होने का रिस्क है। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन टेक डाउन रिक्वेस्ट्स को इग्नोर करते हैं तो वो अपनी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खो बैठेंगे, यानी उन पर सीधे केस हो सकता है। इन सब के बीच एक और पहलू है जो अक्सर पीछे छूट जाता है, और वो है हमारी और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा। सोचिए जरा, इस डिजिटल दौर में जहां हमारी पूरी जिंदगी ऑनलाइन है, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारा डेटा वास्तव में है किसके कंट्रोल में? सोर्स का साफ मानना है कि आज के इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए डेटा प्रोटेक्शन कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है।
बड़ी टेक कंपनियां एआई को ट्रेन करने और टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए लगातार हमारा डेटा स्कैन कर रही हैं। सच कहूं तो जब डेटा इस तरह ट्रैक होता है तो यूजर खुद ही एक प्रोडक्ट बन जाता है। इसीलिए एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड सेवाओं का इस्तेमाल करना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है, ताकि आपका कंटेंट प्राइवेट और सुरक्षित रहे। तो क्या इन सब चीजों को सिर्फ बैठकर देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सोर्स हमें बताता है कि आम नागरिक भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। डेमोक्रेसी में पॉलिसीज पर फीडबैक देना आपका हक है और यहाँ बिल्कुल क्लियर स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले प्रस्तावित ड्राफ्ट नियमों को खुद पढ़ें और समझें। फिर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे संगठनों द्वारा तैयार किए गए ऑफिशियल फीडबैक टेम्पलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, 7 मई की डेडलाइन से पहले अपना फीडबैक या विरोध सरकार को ईमेल के जरिए ज़रूर सबमिट करें। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं सोर्स मटेरियल से लिया गया ये बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर फ्री स्पीच सरकार के लिए खतरा है, तो क्या सरकार देश के लिए खतरा है? इंटरनेट रेगुलेशन और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच ये बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक समाज के तौर पर किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।